नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी स्पेशल, ठीक ना। बीपीएससी मेंस के हिसाब से, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से इसमें आपको देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का, उनका जो दर्शन है, टैगोर का दर्शन, ठीक ना। इसको पहले देखेंगे। टैगोर का दर्शन किया था, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आधुनिक भारत का निर्माण करने में जिन विचारकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसमें टैगोर जी का निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनमें स्वामी दयानंद सरस्वती हों, विवेकानंद जी हो, मदन मोहन मालवीय जी हों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो, या फिर महात्मा गांधी जी हों, या महर्षि अरविंद जी हों, इन सभी का आधुनिक भारत के निर्माण करने में प्रमुख भूमिका रही है, ठीक ना। तो इन विचारकों ने भारतीय जो शिक्षा को अपने विचारों से भी प्रभावित किया है। तो टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना करके, किसकी स्थापना? विश्व भारती, ठीक है। विश्व भारती की स्थापना करके शिक्षा के क्षेत्र में एक नए विचारधारा की इन्होंने शुरुआत कर दी थी, सूत्रपात किया था। महात्मा गांधी ने कहा है कि नवीन शिक्षा की योजना को राष्ट्र के लिए अपनी सर्वोत्तम देन ये समझते थे। अब यहाँ देखेंगे कि प्रसिद्ध जो धर्म सुधारक हैं महर्षि देवेंद्रनाथ के सुपुत्र कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनके पिताजी का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ, ठीक ना। महर्षि देवेंद्रनाथ जी, ठीक ना। तो इनके सुपुत्र थे रविंद्रनाथ टैगोर। न केवल उच्च कोटि के कवि थे, बल्कि विचारक भी थे, एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था 6 मई 1861 ईस्वी में। साहित्य, कला, दर्शन के क्षेत्र में इनकी अनुपम उपलब्धि से भारत के मस्तिष्क को ऊंचा करके भारत का मतलब नाम संसार में बहुत ही ज़्यादा ऊंचा किया, उठाया था। सन 1941 में यह गोलोकवासी यानी कि स्वर्गवासी हो गए थे। यानी 1861 से लेकर आपका 1941 तक, इनका 6 मई 1861 से 1941 तक जीवन अवधि रही, जीवन काल रहा, ठीक ना। अब टैगोर का जो परिवार था अत्यंत ही समृद्ध था। तो संपूर्ण बंगाल में यह परिवार अपने कला प्रियता के लिए, विद्या व्यसन के लिए, संगीत प्रेम के लिए विख्यात था। टैगोर परिवार जो था पूरे बंगाल में काफ़ी नामी था और काफ़ी प्रभावी था। तो टैगोर जी के पिता देशभक्त थे, विद्वान भी थे, धर्मपरायण भी थे, और रविंद्रनाथ महर्षि देवेंद्रनाथ के सबसे छोटे पुत्र थे। तो टैगोर जी सबसे लाडले थे, सबसे छोटे भी थे। तो समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण टैगोर का बाल्यकाल बहुत ही लाडपार में स्वाभाविक सी बात है बीता। इन्हें सबसे पहले ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में भर्ती किया गया था। इस स्कूल में कुछ दिन पढ़े, किंतु यहाँ उनका मन नहीं लगा था। कुछ महीनों के बाद इनको वहाँ से हटा दिया गया। फिर नॉर्मल स्कूल में इनका प्रवेश दिलाया गया था। तो इस नॉर्मल स्कूल में टैगोर परंपरागत जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली के संपर्क में यहीं पे आए, और यहाँ पे इनको इतने कटु अनुभव हुए कि उन्होंने उसी समय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का संकल्प ले लिया, और आगे चलकर शांति निकेतन, ठीक ना, की इन्होंने स्थापना की थी जब बड़े हो गए थे तब। तो विद्यालय में तो नाम मात्र को गए, घर में पैसे की कमी नहीं थी, अतः प्रारंभ में उनकी जो शिक्षा घर पर ही जितनी अच्छी हुई उतनी विद्यालय में बिल्कुल भी नहीं हुई थी। उन्हें घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा यहीं पे प्राप्त हो गई। फिर 1878 में टैगोर उस शिक्षा के लिए विलायत चले गए। विलायत यानी विदेश चले गए, ठीक ना। और इनके साथ इनके भाई भी इंग्लैंड गए। तो इंग्लैंड में वो बाइटन विद्यालय में भर्ती हुए, किंतु इस विद्यालय में अधिक दिन न रह सके। यहाँ से इंग्लैंड के लिए फिर वापस रवाना हो गए, ठीक ना। किंतु लंदन में किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सके। इस प्रकार इंग्लैंड में उनकी विद्यालय शिक्षा कुछ न हो सकी। अतः वह 1880 में स्वदेश लौट आए और 1881 में पुनः इंग्लैंड गए। अब की बार कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। अब इंग्लैंड पहुंचने पर उनका विचार बदल गया। कानून की शिक्षा प्राप्त करने का विचार उन्होंने त्याग दिया, और फिर परिणाम स्वरूप 1881 में पुनः भारत की ओर लौट आए। यहीं पे आगे देखेंगे कि बोलपुर के समीप शांति निकेतन की स्थापना सन 1901 में करने के बाद साहित्य जो शिक्षा, साहित्य और समाज की सेवा में अपने आप को लगा दिया। तो ये जो बोलपुर है पश्चिम बंगाल में, यहीं पे शांति निकेतन, ठीक ना, 1901 ईस्वी में स्थापित की थी।
अब इनके कुछ अन्य जो कार्य हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1919 ईस्वी तक राजनीतिक कार्यों में भी काफ़ी रुचि लेते रहे। उसके बाद इनकी राजनीति में रुचि थोड़ी कम हो गई, ठीक ना। अब देखेंगे कि राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक कार्यों को भी करते हुए साहित्य साधना अनवरत रूप से चलती रही और महाकवि साहित्यकार के रूप में व्यक्तित्व का उनका विकास होता गया, निखरता गया। टैगोर विश्व कवि थे, ठीक ना, विश्व कवि थे। और गीतांजलि उनका विश्वविख्यात ग्रंथ था। गीतांजलि विश्वविख्यात ग्रंथ था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि गीतांजलि टैगोर की अमर कृति है जिसने उन्हें देश विदेश में महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसी किताब ने उनको महाकवि की उपाधि कहिए या प्रतिष्ठित कर दिया, ठीक ना, गुरुदेव। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, ठीक ना, कि इस कृति का अनुवाद विश्व में लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। इसमें जिन गीतों का संग्रह है वे दिव्य भावनाओं से पूर्ण है। तो ये गीतांजलि में ढेर सारे गीत हैं, ठीक ना, उनमें भावनाएं जो है काफ़ी दिव्य है। इन गीतों में इतनी सादगी है कि पाठक का हृदय अलौकिक आनंद व प्रकाश से भर जाता है। तो इस गीतांजलि में जितने भी गीतें हैं वाकई में काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी प्रभावशाली है। गीतों में असीम उल्लास, आनंद भरा हुआ है। तो गीतांजलि के जो प्रथम गीत है वंदना, ठीक ना, इसके जो प्रथम गीत है, इसमें प्रथम गीत ये है वंदना, ठीक ना। वंदना है, अमार माथ नत करे दाओ, अमार माथा नत करे दाओ की प्रथम दो पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि तक झुका दे प्रभु, मेरे समस्त अहंकार को आंखों के पानी में डुबा दे। यानी इनका जो पहला है अमार माथा नत करे द्याओ, इसका मतलब ये बंगाली भाषा की ये है। तो इसकी जो अर्थ हुआ कि मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि तक झुका दे प्रभु, ठीक ना, यानी चरणों में जो धूल है वहां तक एकदम ऐसे लियार लगा दे तो लियार में धूल माटी लग जाए, वहां तक झुका दे। और मेरे समस्त, कहने का मतलब है कि समस्त अहंकारों को आंखों के पानी में डुबा दे, ठीक ना। कितनी बड़ी उच्च कोटि की भावनाएं हैं। तो लघुता के सामिप्य की इच्छा करने वाला अपनी जो कवि है महानता की चरम सीमा तक पहुंच गया, ठीक ना। इस ग्रंथ से सारा जो पश्चिम है ये आपका प्रभावित हुआ और 1913 के नवंबर मास में उन्हें प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। कब? 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ गीतांजलि के लिए। एक महीने बाद ही कलकत्ता से उनको कलकत्ता विश्वविद्यालय से डीलिट भी मिली। अब इसके एक महीने बाद भी उनको डीलिट की उपाधि मिली, डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें दी थी। अब यहाँ देखेंगे कि 1915 में भारत सरकार ने नाइट बनाकर सम्मानित किया। 1915 में इनको नाइट भी बनाया गया, ठीक ना। सम्मान होता है, सर का सम्मान, नाइट का सम्मान, ये सब राय बहादुर, जंग बहादुर, हिंदू है तो राय बहादुर, और मुसलमान अगर हो गया तो अंग्रेज सरकार उनको जंग बहादुर का खिताब दे दिया करते थे। तो 1915 में भारत सरकार ने उन्हें नाइट, ठीक ना, नाइट का जो है आपको बनाकर भेजा, सम्मानित किया, सॉरी। सन 1920 से 30 तक यूरोप, अमेरिका, एशिया के विभिन्न स्थानों पर इन्होंने भ्रमण भी किया। इन देशों में अनेक स्थानों पे उनके भाषण भी हुए, ठीक ना। और ये बर्ट्रैंड रसेल जैसे महान विचारकों से प्रभावित भी हुए। और फिर 1941 में इनका महान जो साहित्यकार, शिक्षा शास्त्री टैगोर जी, इनका निधन हुआ। अब महत्वपूर्ण होता है जीवन दर्शन, ठीक ना। इनका जीवन दर्शन क्या है? जीवन का दर्शन, सोच विचार किसी चीज के बारे में, ये क्या है, यहां से शुरुआत होती है। वो तो भूमिका थी, ठीक ना। अब यहां से असली चीज जो है शुरुआत होता है, जो एग्जाम में हमें लिखना है, ठीक ना। इसको ध्यान से देखिएगा। टैगोर परम पुरुष में आस्था रखते थे। टैगोर की आस्था कहाँ थी? परम पुरुष में, परम पुरुष में आस्था थी इनकी, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विश्व के सर्वोच्च शक्ति के रूप में उस महापुरुष को स्वीकार करते थे। ये जो परम पुरुष है, ठीक ना, उसे स्वीकार करते थे। उनके लिए परम पुरुष सत्यम, शिवम और अद्वैतम का प्रतीक था। ये जो सत्यम ये है परम पुरुष, ये क्या है? सत्यम, ठीक है, शिवम और अद्वैतम, ठीक ना। ये जो परम पुरुष है जिसके प्रति टैगोर जी का झुकाव है, सत्यम, शिवम और अद्वैतम का प्रतीक था, ठीक ना। अद्वैतवादी तथा ब्रह्मवादी होते हुए भी वे सर्वोच्च सत्ता को व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। यहां देखिए एक और चीज आ रहा है कि वो अद्वैतवादी थे, अद्वैतवादी थे, और साथ ही साथ यहां ब्रह्मवादी होते हुए भी,
ब्रह्मवादी, यानी एक ही ब्रह्म है, ठीक ना, इस तरह की विचारधारा है। अद्वैत का सिद्धांत भी आप देख लीजिएगा। चलिए, अद्वैतवादी और ब्रह्मवादी विचारधारा होने के बाद भी वो परम पुरुष में विश्वास रखते थे और उस सत्ता को व्यक्तित्व प्रदान करते थे। एक समय में परम सत्य को सूक्ष्म मानते हैं तो दूसरे समय में उपास्य व प्रिय स्थूल भी मानते हैं। वे प्रेम के रहस्य को समझकर उसकी सरोजता को स्वीकार भी करते हैं कि प्रेम भी है, यानी प्रेम के महत्व को स्वीकार यहाँ पे किया गया है, ठीक ना, ये चीजें। इसके बाद सृष्टि में क्या है, सामंजस्य, यानी सृष्टि को भी मिलाकर चलते हैं, ठीक ना, सृष्टि में क्या है, सामंजस्य को बनाए रखते हैं। व्यक्तित्व में भी कहते हैं कि सामंजस्य होना चाहिए, जो व्यक्तित्व है इसमें भी कह रहे हैं कि सामंजस्य बरकरार होना चाहिए। टैगोर मानव में आस्था रखते थे। टैगोर कहीं ना कहीं मानवतावादी भी थे, ठीक ना, मानवतावादी भी थे, ठीक ना, ये मानव के मूल्यों में आस्था रखते थे। इसके अलावा उच्च कोटि का मानववादी भी इनको माना गया है। तो एक महाकवि होने के नाते उन्होंने संवेगों और अस्थायी भावों के दमन का परामर्श नहीं किया है। तो चूंकि ये महाकवि भी हैं, ठीक ना, तो महाकवि होने के नाते जो भी मन में इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, जो अस्थायी भावों का, वो कहते हैं कि दमन करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, वरन व्यक्ति की सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास का समर्थन किया है। अब इन्होंने एक और अच्छी चीज कही है, समझेंगे, इनके थ्योरी को एक बार समझ लीजिए, पूरा 500,000 शब्दों में लिख सकते हैं। इसी पे जीवन दर्शन में ही 1000 शब्दों पे लिखा सकता है, 6 पेज तो हम ही छाप देते हैं, ठीक ना। बस पॉइंट याद रखिए, उसको इलेब्रोट वहां पे हो जाएगा। पॉइंट इसी में, जैसे जीवन दर्शन है ना, देख रहे हैं 50 को पॉइंट ऐसे इकट्ठा कर लीजिए। अब 50 को पॉइंट पे आराम से 50-100 शब्द लिखा जा सकता है, आसानी है, ठीक ना, बस पॉइंट वाइज कीजिए, ठीक ना। हाँ चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे अगला। हाँ तो हम बता रहे थे कि मैं भूल गया कहाँ था, चलिए कोई बात नहीं। वरन सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास, ठीक ना, जितनी भी सभी शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए, यानी कहीं ना कहीं टैगोर भी जो है, जितनी भी आपका इंटरनल पावर है उसमें सभी क्षेत्रों में उनका विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। राष्ट्रीय सृजन और सामाजिक सुधार में, ठीक ना, राष्ट्रीय सृजन और सामाजिक सुधार, ठीक ना, तो राष्ट्रीय सृजन और सामाजिक सुधार में वे गांवों को प्रमुखतम स्थान देते हैं। तो इस चीज में किसको स्थान दे रहे हैं, गांव को ज्यादा प्रमुखता दे रहे हैं। देश सेवा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह कह रहे हैं कि गांव सेवा से ही होगी, और ग्राम सेवा ग्रामीणों पर कृपा के रूप में नहीं होनी चाहिए। गांव सेवा कीजिए, लेकिन इन ग्रामीणों पर कृपा भाव नहीं होना चाहिए, कृपा भाव बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। सेवा में भी ग्रामीणों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, इन जो गांव के रहने वाले उनको उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। गांव और शहरों के बीच जो खाई है, जो गांव और शहर है, तो दोनों के बीच जो खाई है इसको कहते हैं कि पाटना चाहिए, ठीक ना। उस समय अशिक्षा ज्यादा थी, स्वाभाविक सी बात है, 90-95% यहाँ पे अशिक्षा थी, 95 से ज्यादा। और कुछ पढ़े लिखे या चीन उस शहर में थे, तो उस जमाने में जो पढ़ लिख गया इसको बहुत हे दृष्टि से देखता था। तो उसने, सॉरी माफ कीजिएगा, टैगोर जी ने इसी खाई को पाटने की बात कही है कि आप शिक्षित हो गए तो आपका फर्ज बनता है कि दूसरों को भी शिक्षित करें, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप साहेब बन के घूम रहे हैं और दूसरा वो गंवार समझ रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि लोग उस जमाने में शिक्षित हो जाने के बाद कहीं ना कहीं अपने जो नैतिक मूल्य हैं उससे भटक जाते थे, उनका एक तरह से संस्कृतिकरण हो जाता था। संस्कृतिकरण माने वो पश्चिम मूल्यों में पूरी तरह से अपने आप को ढाल लेते थे, ठीक ना। तो इस चीज के वो बहुत ही खिलाफ थे, ठीक ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टैगोर व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता में आस्था रखते थे। वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे कोई भी हो उसका सम्मान होना चाहिए, और उसकी स्वतंत्रता में भी आस्था रखते थे। वे धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। उनका कथन है कि सहयोग से व्यक्ति और राष्ट्र का निर्धनता समाप्त हो सकती है, ठीक ना। अब देखेंगे, उन्होंने सहयोग पे जोर दिया, ठीक ना, सहयोग पे जोर दिया। और सहयोग से उन्होंने क्या कहा, एक पॉइंट देखिए, एक चीज है सहयोग, सहयोग से आराम से 20 से 30-40 शब्द हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं,
ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि सहयोग से ही, ठीक ना, सहयोग से क्या होगा, व्यक्ति और राष्ट्र की निर्धनता समाप्त होगी। समाप्त किस चीज को करना चाहते हैं, निर्धनता को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि समस्त बुराइयों की जड़ निर्धनता है, ठीक ना। वो मानते थे कि अगर निर्धन है तो समस्या है, निर्धनता में, निर्धन में समस्या नहीं है, सॉरी माफ करना, निर्धनता में समस्या है, ठीक ना, ये चीजें। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पराधीनता की बेड़ियों को काटना चाहते थे, ठीक ना। जो पराधीनता, जो चीज देख रहे थे, गुलाम था देश, तो उसको भी काटना चाहते थे, किंतु उनका कथन था कि यदि देश आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से स्वावलंबी और स्वतंत्र हो जाएगा तो राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना चाहते थे। अब विश्व कवि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनकी जो प्रतिभा है वो बहुमुखी प्रतिभा थे, ठीक ना, बहुमुखी प्रतिभा थे, मल्टी टैलेंटेड थे, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे कि वे कवि और कलाकार होने के साथ साथ शिक्षक और दार्शनिक भी थे, कवि भी थे, कलाकार भी थे, शिक्षक और दार्शनिक तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो उनका जो व्यापक जीवन दर्शन है उपनिषदों के चिंतन और मनन के परिणाम स्वरूप हुआ। तो उपनिषदों का चिंतन, ठीक ना, उपनिषदों का चिंतन मनन, इसके परिणाम स्वरूप उनका ये जो दार्शनिक स्वरूप है ये निकला। तो उपनिषदों में जो विवेचित विश्व बोध की भावना है, तो इसमें क्या है, विश्व बोध की भावना, वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ विश्व बोध की जो भावना है उपनिषदों में है, और यहीं से इस चीज को उन्होंने ग्रहण किया है। अब विश्व बोध की भावना इन्होंने ग्रहण किया और उन्हें प्रकृति में अनंत की सत्ता का आभास होता है, यानी इस प्रकृति में कोई है अनंत, जो असीम है, अनंत है, उसका मतलब कोई ये नहीं है, मतलब सीमा नहीं है। तो उस अनंत शक्ति में उनका पूरी तरह से मतलब उनकी सत्ता का उनको एहसास होता है, ठीक ना। उन्हें संपूर्ण जीव जगत में एक सत्ता दिखाई देती थी, इसलिए मानव मात्र की एकता में उनका अनंत विश्वास था, ठीक ना। अब उन्होंने मानवता को पहले अधिक विस्तृत भावुकता और शक्तिशाली एकता की अनुभूति करना है, ये भी कहा। उन्होंने इस विश्व की बाह्य विविधताओं के बीच एकता भी नजर आती थी। यहाँ एक और चीज उनकी जो विश्व भावना है, यहाँ से एक चीज को समझेंगे। उन्होंने कहा, एक मिनट, ठीक ना, हाँ, विश्व बोध की भावना, ठीक ना, समझेंगे इसको। देखिए, विश्व बोध की भावना में हम लोग यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक ना, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, ठीक ना। ये जो भावना है ये भारतीय दर्शन में मिलेगी, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जो वसुधैव है, पृथ्वी है, ये परिवार है, कुटुंब है, ये भारतीय दर्शन का है। और यही कहीं ना कहीं विश्व बोध की भावना की उत्पत्ति का कारण बनता है। ऐसा कहीं और दूसरी जगह, दूसरे धर्म में, दूसरे साहित्यों में ऐसी भावनाएं नहीं होती कि विश्व परिवार है, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई ऐसी भावना नहीं है। ये भारतीय दर्शन का ये एक अनूठा चीज है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका कि विश्व की बाह्य विविधताओं के बीच एकता। तो यहाँ विश्व में स्वाभाविक सी बात है, विभिन्नताएं बहुत है, ठीक ना। इस विभिन्नता में एकता, समझ रहे हैं बात को, हमारे देश में भी विविधता है, विविधता में एकता है। तो उस जमाने में ये सोचना कि विश्व की विभिन्नताओं में एकता स्थापित करना, ये एक बहुत उच्च कोटि की बात हो सकती है उस जमाने के अनुसार। जब अंग्रेज पूरा अफ्रीका का दमन करके रख दिए, इधर स्पेन वालों ने पूरा, स्पेन पुर्तगाल वालों ने पूरा लैटिन अमेरिका, सॉरी दक्षिण अमेरिका, वही लैटिन, ठीक है ना, उस पर पूरा कंट्रोल करके रखे हुए थे। तो ऐसे समाज में, ऐसे युग में वो कह रहे हैं कि विश्व की विभिन्नताओं में एकता बनाना, ये अंग्रेज तो कोई कहा नहीं, भारतीयों में कहा, और भी टैगोर जी ने कहा, ठीक ना। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। आज भी मान लीजिए यूएनओ है तो क्या कर रही है, विश्व में विभिन्नताओं को एकता ही तो स्थापित करने का प्रयास है, ठीक ना। नस्लवाद समाप्त हो, निर्धनता समाप्त हो, अशिक्षा समाप्त हो। तो यूएनओ क्यों बनाया गया है, इसी विश्व विभिन्नता एकता को कायम करने के लिए बनाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसी में है, उन्होंने आगे कह रहे हैं कि आपका विश्व के अंतराल में झांक कर वे एक आध्यात्मिक यथार्थवाद की अनुभूति करते हैं। आध्यात्मिक यथार्थवाद, आध्यात्म हो गया और यथार्थ यानी सच्चाई, ठीक ना,
कि उसकी अनुभूति करते हैं। उनका विश्वास है कि ईश्वर पूर्णता का एक अनंत आदर्श है और मनुष्य उस पूर्णता को प्राप्त करने की एक शाश्वत प्रक्रिया है। तो अनंत का ज्ञान और उसकी शक्ति आकाश तारों की अपेक्षा मनुष्य की आत्मा में अधिक उपलब्ध होती है। देखिए, अनंत का ज्ञान जो है और उसकी शक्ति आकाश की तारों की अपेक्षा, ठीक ना, मनुष्य की जो आत्मा है, देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य की आत्मा को ज्यादा वरीयता दिया है। मनुष्य की आत्मा को कहा है कि यह तारों की अपेक्षा, ठीक ना, यह तारों की अपेक्षा आपका अनंत का ज्ञान और उसकी शक्ति आकाश की तारों की अपेक्षा मनुष्य की आत्मा में अधिक उपलब्ध होती है। तो धरती के जो मानव हैं मात्र ईश्वरीय सितारा के स्वर्ण तार हैं। तो उन्होंने धरती के जितने भी हम लोग हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं, उनको उन्होंने कहा कि ईश्वरीय सितार के स्वर्ण तार हैं। वाह, क्या बात है, ठीक ना। ईश्वरीय सितार के स्वर्ण तार कौन है? यह मनुष्य है, ठीक ना। उनका जो ईश्वर का जो सितार है उसके हम लोग स्वर्ण तार हैं। वाह, कितनी दिव्य भावना है। अब यहां देखेंगे, अतः मानव हृदय में सतत स्पंदित पारस्परिक सहानुभूति और बंधुत्व की भावना बाह्य भिन्नताओं से कहीं महतर है। फिर से समझिए, मानव हृदय में, मनुष्य के हृदय में जो सतत स्पंदित पारस्परिक सहानुभूति, जो निरंतर और लगातार एक दूसरे से, ठीक ना, सहानुभूति की जो भावना है, बंधुत्व की भावनाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, ठीक ना, उसको यहाँ पे महत्व दिया गया है। तो टैगोर के जो संपूर्ण दर्शन में मानव कल्याण को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इन्होंने मानव का कल्याण, ठीक ना, मानव का कल्याण हर हाल में होना चाहिए। वे लिखते हैं कि इसके साथ ही मानव जो है करुणा के प्रति मुझे लालच रही है, मानव करुणा के प्रति। तो जो मानव की करुणा है, करुणा जो हमारी अंदर की जो क्या बोलते हैं सहानुभूति हो गई, एक तरह से सॉफ्टनेस जो हो गया, वो चीज़ हो गई। स्वाभाविक रूप से मैं अपने ढंग से अभिव्यक्ति दे रहा हूँ कि टैगोर का जो मानवतावादी दर्शन है समस्त शैक्षिक दर्शन में प्रतीत होता है और टैगोर भारतीय प्रकृतिवाद के प्रणेता है। टैगोर क्या है? भारतीय, ठीक ना, प्रकृतिवाद के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक ना। अब यहां देखेंगे कि भौतिकतावादी जो प्रकृतिवाद है उस लीक को छोड़कर उन्होंने आध्यात्मिक प्रकृतिवाद का आश्रय लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका आध्यात्मिक प्रकृतिवाद है उन्होंने इस चीज का आश्रय लिया है। रूसों के समान उनके विचार जो हैं तात्कालिक कृत्रिम सामाजिक परंपराओं के प्रति एक आक्रोश और प्रतिक्रिया दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे इनके जीवन दर्शन में ही कि जिस तरह से रूसो एक विद्रोही था, ठीक ना, कहीं ना कहीं टैगोर भी उन्हीं की तरह विद्रोही नजर आते हैं, ठीक ना। किस चीज के प्रति? जो सामाजिक परंपराएं हैं, कृत्रिम सामाजिक परंपराएं, कृत्रिम सामाजिक परंपरा के प्रति कहीं ना कहीं आक्रोश दिखता है। आक्रोश एक युवा में ही दिखेगा, जो क्रांतिकारी होगा वही दिखेगा, जो कहेगा कि नहीं सुधार होगा तो सुधार होगा, ऐसे की तैसी। तो ऐसे लोग जो हैं वो समाज में परिवर्तन को लाते हैं, ठीक ना, चाहे वह रूसो हो चाहे वह टैगोर हो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ, अब आक्रोश के साथ प्रतिक्रिया भी है, प्रतिक्रिया, ठीक ना, दोनों चीजें, आक्रोश के साथ प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए, ठीक ना। कवि होने के कारण उनके जो शैक्षिक विचारों में कल्पना की रंगीनियां हैं। अब देखिए, कवि है तो कवि क्या करता है कि जो थोड़ा सा राई हो, राई को भी चाहे तो पहाड़ बना दे, और पहाड़ को भी राई के बराबर भी इज्जत न दे, ऐसा होता है, ठीक ना, ऐसा एक कथन भी है। अब यहाँ देखते हैं कि कल्पना की रंगीन, शैक्षिक विचारों में कल्पना की रंगीनता है। आदर्श देवी लोक का इनमें स्वप्न भी दिखाई देता है और सुंदर जीवन की झांकी भी दिखाई देती है। उन्होंने अपने विचारों को विश्व भारती के रूप में स्वीकार किया। मैंने पहले यहाँ लिखा था कहीं विश्व भारती, ठीक ना, विश्व भारती के रूप में स्वीकार किया, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विश्व भारती का जो मानववाद है, विश्व एकता है, सृजनात्मकता है, कलात्मक अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता, सौंदर्य बोध, प्रकृति, जीवन आदि आदर्श भारत की अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए प्रकाश स्तंभ बन गए। ठीक है, देखिए टैगोर का क्या मन था कि जो सामान्य अंग्रेजी मीडियम का जो स्कूल था वहां से हटकर लड़का का मन है कि आम के बागान में पढ़ेंगे तो आम के बागान में ही चलो, ठीक ना, आम के बागान में ही पढ़ेंगे, आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ेंगे, चटाई बिछा के पढ़ेंगे, नीचे बैठ के पढ़ेंगे, मन हुआ तो खेती बाड़ी, माने व्यवहारिक अध्ययन जो उसके जीवन में काम आ जाए। ठीक ना, विश्व भारती में बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, नो डाउट, वहाँ की चीज़ें बेहद ही मतलब भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में हम विश्व भारती को रखते हैं। ठीक है, दुनिया मानती है, हम क्या रखते हैं, है ही। ठीक ना, तो टैगोर ने उस जमाने में, उनके एक जमींदार लोग थे ही, जमींदार तो थे ही, तो उनका जो आम वाला बागान था होगा करीब 1,000 एकड़ में, ठीक ना, तो उसी में विश्व भारती खोल दिए। लड़का का मन हो रहा है तो जाके अमरूद के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे पढ़ रहा है, मन है कि खेती बाड़ी साग सब्जी कैसे हो, ठीक ना, चूंकि उतना जमींदारी थोड़ा थोड़ा, अब बाल बच्चे अगर महाकवि निकल जाए तो जमींदारी तो टूट ही न जाएगी। ठीक ना, तो ये थोड़ा सा जमींदारी में हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, लेकिन जमीनों तो है ये थी, कोई बात नहीं। तो इन्होंने जो वो स्कूल खोला था तो उसमें फंड की कमी हो गई थी। तो जब फंड की कमी हो गई तो गांधी जी एक बार आए थे, तो गांधी जी से बोले कि भाई स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है, विश्वविद्यालय चलाना मुश्किल हो रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि इतने लोग हैं, क्यों नहीं यहीं खेती बाड़ी भी करते हैं, कुछ खर्चा भी निकलेगा, यही जो लोग हैं इन्हीं से खेती बाड़ी, एक तरफ से अपने ही आश्रम को भी, जैसे गांधी जी के क्या है, साबरमती आश्रम था, टॉल्स्टाय आश्रम था, ठीक ना, फिनिक्स आश्रम था, तो इन आश्रमों में होता क्या था, ठीक ना, मतलब पॉजिटिव वे में, तो वहाँ वो रहते भी थे, खेती बाड़ी भी करते थे। जो आश्रम में जो लोग रहते थे, देखिएगा साबरमती में जाइए, देखिए वहाँ पे कितनी सुंदर व्यवस्था है, वहाँ आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, वहाँ 500 लोग वहाँ रह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना किसी भी प्रकार का, सुबह दोपहर शाम चाय वाय कोई दिक्कत नहीं है, गाय वाय पशु वशु सब है। तो गांधी जी ने टैगोर जी के कहा कि भाई यहीं पे सारा व्यवस्था कर लीजिए, गाय रख लीजिए, खेती बाड़ी साग सब्जी भी होगा, चावल दाल सब कुछ आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आइडिया उनको अच्छा लग गया, बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, जैसा भाई गांधी जी भी कम कंजूस नहीं थे, तो उन्होंने जैसा आइडिया दे दिया टैगोर जी के, तो टैगोर जी ने कहा कि ठीक है, अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। और बच्चों को पढ़ने के लिए जो उनके, टैगोर जी कहते थे कि बच्चों की जो शिक्षा है उनका आत्मिक विकास होना चाहिए, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, अंदर से बाहर की ओर होना चाहिए, ठीक ना, ताकि उसकी प्रतिभा बहुत पूरी तरह से निखरे, ठीक ना। और व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पे भी मैंने लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ कि हम स्कूल जा रहे हैं तो खेती में नहीं जाएंगे, नहीं, जाओ सब्जी उगाना सीखो, ठीक ना। गांधी जी ने कहा टैगोर जी को कि ठीक तो है, अच्छा तो है, अगर बच्चा जो है आलू का देख रहा है कि आलू रोपा कैसे जाता है, किया कैसे जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति से, देश के, इस देश की माटी से जुड़ा रहेगा, ये अच्छी चीज़ है, बच्चों को ऐसा संस्कार देना चाहिए। चलिए अब आगे देखेंगे। तो आज भी भारत की अनेक संस्थाएं विश्व भारती के आदर्शों का अनुकरण करती है, अपनाने का भी प्रयत्न करती है। तो टैगोर की जो सबसे बड़ी देन है वह है समन्वयवाद, इसको थोड़ा समझेंगे। समन्वयवाद, समन्वयवाद, ठीक ना, ये टैगोर की सबसे बड़ी देन में माना जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच समन्वय, समन्वय किसके बीच, भौतिक तथा आध्यात्मिक, भौतिक प्लस आध्यात्मिक जो है उसके बीच समन्वय होना चाहिए, पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय होना चाहिए, पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो आदि विचार विश्व भर में आज जोर पकड़ रहे हैं। देखिए समन्वयवाद तो बना के चलना चाहिए, चाहे वह पूर्व का पश्चिम से हो या भौतिक का अध्यात्म से हो। अगर पूर्ण भौतिकतावादी हो गए तब भी नुकसान है, और पूर्ण आध्यात्मिकता भी जीवन के लिए जरूरी नहीं है, मध्यम मार्ग का पालन तो करना ही चाहिए। ये सारी चीजें गौतम बुद्ध ने भी कह के गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया, ठीक ना, अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, देखिए ये कैसे आएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो यूरोप वाले जम के पिटाए,
ठीक ना, बढ़िया से उनको पता चल लग गया, हिटलर ने बढ़िया से बता दिया तुम्हारी औकात क्या है, ठीक ना। तो जब लुटा गए, पिटा गए, थुरा गए, तो कहीं ना कहीं यूरोप वालों के लिए भी अब अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव जैसी चीज़ों का विकास हो रहा है कि हाँ युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता ना तो दुनिया में जितने भी 9 उपनिवेशिक जो स्वतंत्र राष्ट्र थे वो पैदा ही नहीं होते, वो देते नहीं, वो इतना शरीफ नहीं थे। हाँ, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध का देन मानिए कि उनकी कमर तोड़ के रख दी गई कि उपनिवेश संभाल नहीं पाएंगे, ठीक ना। और यहाँ भी आंदोलन हर जगह चल ही रहे थे, चाहे भारत था, इधर म्यांमार था, उधर इंडोनेशिया था, उधर अफ्रीकन कंट्री में था, उधर दक्षिण अमेरिका वाले में था, ठीक ना। तो ये सेकंड वार का देर है, ये पॉजिटिव है भारत जैसे देशों के लिए कि ठीक हुआ तुम बर्बाद हो गए। तुम लोग को, इन लोग को, यूरोपियन लोगों को भी बहुत घमंड था, ठीक ना, ये भी कम नहीं थे, इनमें जो व्हाइट वाला जो रेसिज्म होता है, ठीक ना, ये बहुत ज़्यादा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का जन्म होता है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, जबकि टैगोर ने इसका आरंभ विश्व भारती के 20वीं सदी के आरंभ में ही कह दिया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा दर्शन पर टैगोर की अमिट छाप दिखाई देती है। वो एक दूरदृष्टा थे, ठीक ना। अब दूरदृष्टि उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। अब वहां पे देखते हैं इनके कुछ और दर्शनों में शिक्षा के प्रति इनके क्या विचार रहे टैगोर जी के, ये भी सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक ना। इसमें भी 200-300 या 500 देखिए ना जी, शिक्षा है ना, तो इसमें 500 शब्दों में दबा के लिखिए, ऐसे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि अनर्गल चीज़ें लिखना है, लेकिन हाँ बीपीएससी में क्या है, यूपीएससी लिए शॉर्ट करके मत लिखिएगा, हाँ नंबर काट देगा, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं उनका मेंटलिटी वही बीपीएससी माने जो लोकल यूनिवर्सिटी है उसी लेवल का होती है, तो थोड़ा यूपीएससी से ज़्यादा, ठीक ना, और जो ग्रेजुएशन में और यूनिवर्सिटी में जो लिखते हैं पीजी वीजी में उससे थोड़ा सा कम, ठीक ना, इस चीज़ का पालन कीजिएगा। टैगोर ने शिक्षा के सिद्धांतों की खोज अपने अनुभव से की है। तो यहाँ पे देखिएगा कि शिक्षा की जो सिद्धांतों की खोज है वो उन्होंने अपने अनुभव से की है, और विश्व भारती के संस्थापक के रूप में एक व्यवहारिक शिक्षा शास्त्री कैसे थे, व्यवहारिक शिक्षा शास्त्री थे, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षा शास्त्र में उनकी जो देनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री थे। यद्यपि उन्होंने अध्यापन का पेशा कभी भी ग्रहण नहीं किया था, फिर भी उच्च कोटि के थे। टैगोर ने भारतीय शिक्षा में एक नए प्रयोग को सूत्रपात किया था। वे भारतीय आदर्शों से प्रभावित तो थे, लेकिन पाश्चात्य विचारों के प्रति भी जागृत थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट करेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे उनके जो दर्शन है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपको भारतीय जो है आदर्श से प्रभावित, यानी यहाँ पे जो भारतीय आदर्श है उसको भी, और प्लस जो पश्चिमी विचारधारा है उसके प्रति भी पाश्चात्य जो विचारधारा है, इन दोनों को उन्होंने मर्ज करने का प्रयास किया। उन्होंने शैक्षिक प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले रूसो के विचार, चाहे वो फ्रोबेल के किंडरगार्टन स्कूल हो, ठीक ना, बीएड में ये सब पढ़ना है कि रूसो के विचार, ये तो पॉलिटिकल साइंस में है, लेकिन ये जो फ्रोबेल का जो किंडरगार्टन स्कूल है ना, ये आपका बीएड में पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। डीवी जॉन डीवी होते हैं, ये भी बीएड में हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, टीचर भी हैं तो भाई ठीक है। डीवी की जो शैक्षिक विचारधारा से अवश्य उन्होंने परिचय प्राप्त किया होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि शांति निकेतन में किसी पाश्चात्य शैक्षिक विचारधारा का अंधानुकरण नहीं किया है, यानी विश्व भारती में पूरी तरह से पश्चिम का नकल न करते हुए और न ही अपने विचारों विद्यालय को किसी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली पर आधारित किया, उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांतों की स्वयं खोज की थी। टैगोर जी ने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में जो उनको अच्छा लगा उस चीज को अपने विश्व भारती स्कूल में उसको लिया, एक्सेप्ट किया। उनकी प्रज्ञा इतनी प्रबल थी, प्रज्ञा यानी ज्ञान, बुद्धि, सेंस उनकी प्रबल थी कि वे अपनी बुद्धि के सहारे किसी विषय की तह में भी बैठ सकते थे। उनके सूक्ष्म नजर बहुत तेज थी, किसी पदार्थ की मूल प्रकृति और उसके वास्तविक स्वरूप का पता लगाने में बहुत ही ज्यादा सिद्धहस्त थे। उनकी बुद्धि का कमाल था, टैगोर की बुद्धि का कमाल था कि जिस समय भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम में का अनुकरण करने में लगा था,
उस समय वे आधुनिक भारतीय जीवन के अनुकूल एक शिक्षा प्रणाली की खोज कर रहे थे। सोचिए, भारत में शिक्षा जो है, जो लोग हैं जो पढ़े लिखे, वो पश्चिम का अनुकरण कर रहे थे, और ये क्या कर रहे थे कि भारतीय जीवन, जो आधुनिक भारतीय जीवन में शिक्षा प्रणाली कैसा होगा, उस जमाने में वो खोज कर रहे थे। तो जिस समय भारतीय विश्वविद्यालयों में पश्चिमी सिद्धांतों को दिव्य मानकर आत्मसात किया जा रहा था, ठीक है ना, उस समय शिक्षा के नए सिद्धांतों का पता लगाने में वो जुटे हुए थे। टैगोर क्या है, प्रकृतिवादी थे। उनका प्रकृतिवाद जो है रूसो के प्रकृतिवाद से थोड़ा भिन्न था। थोड़ा पानी पी लेते हैं यार। हाँ, तो टैगोर की जो प्रकृतिवाद थी, उनमें कहीं ना कहीं रूसो की जो प्रकृतिवाद है उससे भिन्न था। रूसो ने समाज को बुराइयों की जड़ मानकर, रूसो ने क्या किया कि समाज क्या है, बुराइयों की जड़ है, तो जड़ मानकर समाज और सामाजिक जीवन का उसने घोर विरोध किया था। किंतु टैगोर के हृदय में समाज के प्रति प्रेम और दया का भाव था। ठीक ना, दोनों के अंतर को समझिएगा। एक तरफ रूसो और दूसरी तरफ टैगोर। ठीक ना, ये भी अच्छा है। 200-300 पॉइंट तो लिखा ना जा सकता है, 200-300 शब्दों में लिखा जा सकता है। ठीक ना भाई, मैटर होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। ठीक ना, फैक्ट रहेगा तभी ना काम करिएगा। आपके पास पॉइंट होगा एक में 5 गो, तो उसको कम से कम 200 शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक ना, इस स्ट्रेटजी को समझिए। चलिए, अब यहाँ देखें कि यहाँ पे टैगोर क्या है, प्रकृतिवादी थे, और उनकी प्रकृतिवाद जो है रूसो के प्रकृतिवाद से अलग था। रूसो क्या कह रहा है कि समाज बुराई का जड़ है, और